स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो भारत के इतिहास का सबसे पुराना और दुनिया में सबसे पुराने अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी IVC आज से लगभग 4500 सालों पहले 2600 BCE में एक अर्बन सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्टेंस में आया। और जब दुनिया भर में बार्बरिज्म का दौर था, तब इंडस वैली सभ्यता के पैमानों को सेट कर रही थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलना हमारे इतिहास का वो पहलू है जिसने कोलोनियलिज्म जैसे ओप्रेसिव सिस्टम के कल्चरल हेजेमनी को चैलेंज करने में भी हेल्प किया। वो कल्चरल हेजेमनी जो हमें ये बताती रही कि केवल वेस्ट ही सिविलाइज्ड है और ईस्ट हमेशा से अनसिविलाइज्ड, बारबेरिक और अनकल्चर्ड था, जिसके पास गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। इससे जन्म हुआ व्हाइट मैन्स बर्डन नाम के आइडिया का, जिसके बेसिस पर ब्रिटिशर्स अपने 200 साल लंबे रूल को मॉरली जस्टिफाई करते रहे। यहां तक कि फेमस इंग्लिश फिलोसोफर J.S. मिल, जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम के बड़े सपोर्टर थे, उन्होंने भी ब्रिटिश कोलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते हुए टॉलरेंट इंपीरियलिज्म को प्रमोट किया और क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया में हमारी भलाई और हमें सिविलाइज करने के लिए आए थे। लेकिन वेस्ट का ये घमंड तब टूटने लगा जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने 19th सेंचुरी में कई मेजर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए, जिसमें सारनाथ, सांची स्तूपा और महाबोधि टेम्पल जैसे ब्रिलियंट एंशिएंट आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन इनमें सबसे जबरदस्त डिस्कवरी 1921 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने की, जब उन्होंने हड़प्पा का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया। इस डिस्कवरी ने दुनिया भर के इतिहासकारों को हैरान करके रख दिया, क्योंकि ये अपने समय में वेल प्लान्ड अर्बनाइजेशन का एक ऐसा अनोखा नमूना था जो हमें आज भी इंस्पायर करता है। इस डिस्कवरी ने ब्रिटिशर्स का मिथ बर्स्ट करते हुए यह बताया कि जब यूरोप बार्बरिज्म से जूझ रहा था, तब इंडिया में एक अर्बन सिविलाइजेशन हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था। ये कहानी उसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की है जिसने भारतीयों को खुद के इतिहास पर गर्व करने का एक मौका दिया और दुनिया को यह बताया कि सभ्यता पर वेस्ट की मोनोपोली नहीं हो सकती। तो आइए पहले हम इंडस वैली के कुछ मेजर फीचर्स को समझ लेते हैं, जो हमें यहां के बाकी पहलुओं को जानने में मददगार होंगे। बेसिक फीचर्स। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइटल पहली बार जॉन मार्शल ने यूज किया, लेकिन इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और IVC एशिया के 3 और मेजर सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट और चाइना का समकालीन था, और इंडस वैली के मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड रिलेशंस के एविडेंसेस भी हैं। इंडस वैली की सिटीज एग्रीकल्चरल सरप्लस पर बेस्ड अर्बन टाउन्स थे, पर यहां की इकोनॉमी मर्केंटिलिज्म पर भी बेस्ड थी, जहां से मैसिव एक्सपोर्ट्स सी और लैंड रूट्स दोनों से होते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हम इंडस वैली के एक्सकेवेशंस के इतिहास को ब्रीफली समझेंगे। एक्सकेवेशंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों, वैसे तो हड़प्पन रूइंस का सबसे पुराना रिकॉर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर चार्ल्स मैसन की किताब नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब में मिलता है, जो उन्होंने 1842 में लिखी थी। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम थी, ना कि इंडिविजुअल। ऐसा इसलिए क्योंकि कई ब्रिटिशर्स जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने इंडिया के एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशनल हिस्ट्री को महत्व देते हुए उस पर रिसर्च को प्रमोट भी किया। यही वजह है कि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भी शायद IVC के बारे में पता चला जब उन्होंने हड़प्पा को विजिट किया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस वो शायद समझ नहीं पाए। बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और फिर 1922 में RD बैनर्जी ने मोहेंजोदड़ो का एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन किया।
इसके बाद से लगातार इंडस वैली पर एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, जिनमें कई प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट्स जैसे एनजी मजूमदार, अमलानंद घोष, आरएस बिष्ट, जेपी जोशी, आर राव और वसंत शिंदे इन्वॉल्व रहे। इन्होंने आईवीसी के कई और साइट्स जैसे सुतका गैंडोर, कालीबंगा, लोथल एटसेट्रा को डिस्कवर किया और आज तक 2000 से ज्यादा इंडस वैली साइट्स पाई गई हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया के एक्सकेवेशंस की बात करें तो उसमें सबसे मेजर डिस्कवरी थी 1990s में आरएस बिष्ट की, जब उन्हें ढोलावीरा में स्टोन इंस्क्रिप्शन और इंडस साइन बोर्ड मिले। इंडस साइन बोर्ड वुडन प्लेट में इंडस स्क्रिप्ट का लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन है और स्टोन इंस्क्रिप्शन ऐसा पहला हड़प्पन इंस्क्रिप्शन है जो स्टोन में है। इसके पहले मिले इंस्क्रिप्शंस टेराकोटा, वुड एटसेट्रा में इंस्क्राइब्ड थे। इसके अलावा दूसरी मेजर डिस्कवरी थी इंडिया की राखी गढ़ी साइट, जिसे पहली बार अमरेंद्र नाथ ने 1997 में एक्सकेवेट किया। 2014 में वसंत शिंदे के एक्सकेवेशंस ने इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट बना दिया, जो लगभग 350 हेक्टेयर्स में फैली हुई है, और इसने 300 हेक्टेयर्स में फैली पाकिस्तान की मोहनजोदड़ो को पीछे छोड़ दिया। खैर, अब हम बात करते हैं कि आईवीसी के इतिहास को हिस्टोरियंस कैसे क्लासिफाई करते हैं। 4 स्टेजेस और 4 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। दोस्तों, हिस्टोरियंस आईवीसी को जनरली 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। इसमें पहला है प्री हड़प्पा, जो 3300 बीसीई के पहले का फेज है। इस दौर में नोमैडिक लोग सेटलमेंट्स बनाने लगे और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। दूसरा है अर्ली हड़प्पा, जो लगभग 3300 बीसीई से 2600 बीसीई तक था। इस दौर में हड़प्पा में बड़े बड़े विलेजेस का इमर्जेंस हुआ, जो बाद में अर्बन टाउन्स में कन्वर्ट हुए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मैच्योर हड़प्पन फेज, जो 2600 से 1900 बीसीई तक एग्जिस्टेंस में रहा। इस दौरान वो ग्रेट सिटीज फ्लरिश कर रहे थे, जो आईवीसी को अर्बन बनाते हैं, और इसी दौर में हड़प्पा में मर्केंटिलिज्म भी अपने चरम पर था। आखिरी फेज है लेट हड़प्पन फेज, जो 1900 बीसीई से 1300 बीसीई में मिलता है। यहां आईवीसी का डिक्लाइन दिखता है, जिसके बाद धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन इतिहास बन गया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इंडस वैली की जियोग्राफी की ओर और जानते हैं कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। जियोग्राफी ऑफ हड़प्पन साइट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी तक फैला हुआ था। ये सारे एरियाज लार्जली इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज जैसे रावी के अराउंड लोकेटेड थे, और इसीलिए इसे जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। एक थियोरी के हिसाब से इंडस वैली पहले काफी ज्यादा फर्टाइल था, इसीलिए यहां पर आईवीसी का जन्म हुआ। लेकिन बाद में इंडस वैली की फर्टिलिटी में डिक्लाइन और एनवायरमेंटल चेंजेस के चलते शायद यहां के लोग गंगा वैली में चले गए, जहां बाद में पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स, महाजनपद और मगध जैसे किंगडम्स का राइज हुआ। अभी तक के एक्सकेवेशन के हिसाब से मांडा नॉर्दर्न मोस्ट, दाइमाबाद सदर्न मोस्ट, आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट और सुतका गैंडोर वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट्स हैं। इंडस वैली में मिले 2000 से ज्यादा साइट्स में से ज्यादातर प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में है, लेकिन एक साइट शोरतुघाई अफगानिस्तान में भी है, जो शायद हड़प्पन्स का ट्रेडिंग कॉलोनी था। पोर्ट सिटीज में सुरकातोड़ा, लोथल, कुंतासी गुजरात में, अल्लादीनो, बालाकोट और सुतका गैंडोर, जो अब पाकिस्तान में है, नाम की साइट्स आते हैं, जहां से मेजर ट्रेड्स के एविडेंस सूसा और उर नाम के मेसोपोटेमियन साइट्स में मिले हड़प्पन सील्स हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुए मेजर एक्सकेवेशंस की, जो यहां के इतिहास और समाज को इंटरप्रेट करने के लिए प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। मेजर एक्सकेवेशंस। टाउन प्लानिंग। आईवीसी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है उसका टाउन प्लानिंग,
जिसके ब्रिलियंस को हम मॉडर्न डे चंडीगढ़ और न्यू रायपुर जैसी प्लान्ड सिटीज से कंपेयर कर सकते हैं। ये खुद में एक अचीवमेंट है कि आईवीसी ने ऐसा टाउन प्लानिंग 4500 साल पहले एस्टैब्लिश किया था। आईवीसी के टाउन प्लानिंग का पहला मेजर फीचर यहां का स्ट्रैटिफाइड टाउन प्लानिंग है। कुछ साइट्स को छोड़ दें तो मोस्ट साइट्स के वेस्ट में एक फोर्टिफाइड सीटाडेल या किला मिलता है, जो शायद रूलिंग क्लास के लिए था, और ईस्ट में छोटे ब्रिक हाउसेस जो शायद कॉमनर्स के लिए थे। ये यहां के सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस को इंडिकेट करता है और बताता है कि समाज में स्टेटस और पावर के बेसिस पर डिविजन्स हड़प्पन टाइम से थे, पर ये डिविजन्स कास्ट सिस्टम की तरह नहीं थे। धोलावीरा में यह सीटाडेल पत्थरों का था और यहां एक मिडिल टाउन भी था जो शायद मिडिल क्लासेस के लिए था। एक्सेप्शंस में चान्हूदाड़ो है, जहां कोई सीटाडेल अब तक नहीं मिला है, और लोथल का सीटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था बल्कि थोड़ा हाइट पर बनाया गया था। टाउन प्लानिंग का अगला ब्रिलियंट फीचर है ग्रिड सिस्टम, जहां हम मैसिव टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के बावजूद आज भी वेल प्लान्ड टाउन्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं 4500 साल पहले हड़प्पन्स ने मिनिमल टेक्नोलॉजी यूज करके एक इंस्पायरिंग नमूना पेश किया है। आईवीसी में ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीट्स राइट एंगल से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिनके चारों तरफ शहर बसे थे। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर है ब्रिलियंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। मोहेंजोदड़ो में सारी स्ट्रीट्स में ड्रेन्स मिलते हैं और लगभग सभी घरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का इंतजाम भी। इन घरों की दीवारों में वर्टिकल पाइप्स थीं जो ड्रेन से कनेक्टेड हैं। इनमें छोटे छोटे सेटलिंग पूल्स और ट्रैप्स भी हैं जो सेडिमेंट्स को जो ड्रेन को जैम कर सकते हैं ट्रैप कर सकते थे और इन्हें इजीली रिमूव किया जा सकता था। मॉडर्न इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन के अंडर सैनिटेशन को जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो बताता है कि आईवीसी का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे एक फ्यूचरिस्टिक और प्रोग्रेसिव सिस्टम था। इन ड्रेन्स का ब्रिलियंस इस वजह से भी है कि ये बेक्ड ब्रिक के थे, जो भारत में इसके पहले या कुछ सालों बाद तक के सिविलाइजेशन में भी काफी कम मिलते हैं। अब बात करते हैं यहां के आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर आईवीसी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस मोहेंजोदड़ो का द ग्रेट बाथ है। यह बेक्ड ब्रिक्स से बना हुआ 6x12 मीटर साइज का स्ट्रक्चर है, जिसका मेन पर्पस शायद रिलीजियस था, जिसे रिचुअल बेदिंग में यूज करते थे। ग्रेट बाथ का फ्लोर और आउटर वॉल्स बिट्यूमिनाइज्ड हैं, जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है। यहां स्टोन नहीं दिखता। इसके अलावा एक मैसिव वाटर टैंक धोलावीरा में भी है। अगला स्ट्रक्चर ग्रैनरीज हैं। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट ग्रैनरी सबसे मैसिव है, जिसका यूज शायद टैक्स में मिले ग्रेन्स के स्टोरेज में होता था। हड़प्पा में भी ऐसे 6 ग्रैनरीज मिले हैं। यहां 2 रूम बैरिक्स भी थे, जहां शायद वर्कर्स रहते थे। आगे देखते हैं हड़प्पा की आर्ट एंड क्राफ्ट की कहानी। आर्ट एंड क्राफ्ट। दोस्तों, आईवीसी अपनी ब्रिलियंट और वेल डेवलप्ड आर्टिफैक्ट्स और स्कल्पचर्स के लिए भी फेमस है। ये हमें हड़प्पन सोसाइटी में पॉसिबल गॉड वर्शिप, लेजर टॉयज, मटेरियल्स इन यूज एटसेट्रा के बारे में बताते हैं। वैसे तो यहां क्राफ्ट मेकिंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन मोस्ट क्राफ्ट प्रोडक्शन चान्हूदाड़ो, नागेश्वर और बालाकोट जैसे इंडस्ट्रियल टाउन में होता था। इनमें से कई क्राफ्ट्स आज भी इंडियन और ब्रिटिश म्यूजियम्स में देखे जा सकते हैं। स्टोन स्कल्पचर्स। स्टोन स्कल्पचर्स की बात करें तो उनमें सबसे फेमस स्कल्पचर रेड सैंडस्टोन में बना मेल बॉडी के अपर पार्ट या टॉर्सो है। टॉर्सो की नेक, शोल्डर्स, हेड्स और आर्म्स में सॉकेट होल्स हैं और इसकी डिजाइनिंग काफी डिटेल्ड है। इसके अलावा बियर्डेड मैन का स्कल्पचर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, जो स्टीटाइट या सोप रॉक से बना था। ये शायद एक प्रीस्ट था, क्योंकि इसके रिपीटेड रिप्रेजेंटेशंस और जगहों में मिलते हैं। यह स्कल्पचर एक ट्रीफॉयल पैटर्न शॉल में लिपटा हुआ है, जिसकी आईज इलोंगेटेड और हाफ क्लोज्ड हैं। देखकर लगता है जैसे वो मेडिटेशन में हो। इसका नोज, माउथ, ईयर, मस्टाश और हेयर काफी डिटेल्ड हैं। हेड के चारों तरफ एक प्लेन वोवन फिलेट और हैंड में आर्मलेट भी हैं।
ट्रेफॉयल पैटर्न शॉल ये इंडिकेट करती है कि यहां एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस में थी। ब्रॉन्ज कास्टिंग। दोस्तों, ब्रॉन्ज कास्टिंग भी आईवीसी में पॉपुलर था, जो इंडिया में एक कंटिन्यूअस ट्रेडिशन में दिखता है। इसका एक एग्जाम्पल फेमस नटराज स्कल्पचर है, जो 11th सेंचुरी में चोलाज ने बनवाया था। ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए दोनों जगहों में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इंडस वैली के सबसे फेमस ब्रॉन्जेस डांसिंग गर्ल, बफलो, गोट एनिमल फिगर्स और कालीबंगा और मोहेंजोदड़ो के बुल स्कल्पचर्स हैं। डांसिंग गर्ल एक 4 इंच टॉल फिगर है जो मोहेंजोदड़ो में मिली। इसके लॉन्ग हेयर बन में बंधे हुए हैं, आर्म्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स और एम्यूलेट से कवर्ड और नेक में कौरी शेल नेकलेस है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है डांसिंग गर्ल का त्रिभंगा पोस्चर, जो इसके लाइवलीनेस को रिमार्केबल बनाता है। टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा यानी कि नेचुरल क्ले से बने रेडिश ब्राउन कलर के फिगर्स भी यहां काफी कॉमन थे, लेकिन टेराकोटा फिगर्स का डिटेलिंग उतना ब्रिलियंट नहीं है जितना ब्रॉन्ज और स्टोन स्टैच्यूज का है। इनमें सबसे फेमस मदर गॉडेस, बियर्डेड मेल्स, मास्क ऑफ हॉर्न्ड डेटी, टॉय कार्ड्स और सील्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस है, जो एक क्रूड और स्टैंडिंग फीमेल फिगर है जिसमें नेकलेसेस, लॉइन क्लॉथ और गर्डल्स की सजावट है। इसमें मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर फैन शेप्ड हेड ड्रेस है, जिसके दोनों साइड्स में कप लाइक प्रोजेक्शंस हैं। बाकी के फेशियल फीचर्स क्रूड और कम रियलिस्टिक हैं। सील्स की बात करें तो वो टेराकोटा के अलावा स्टीटाइट, एगेट, चर्ट, कॉपर, फायांस, गोल्ड, आइवरी और सिल्वर में भी मिलते हैं। सील्स का इस्तेमाल जनरली ट्रेड में होता था, शायद एज अ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी। इनमें सबसे पॉपुलर मोहेंजोदड़ो के पशुपति सील हैं, जिसमें एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफलो और 2 एंटीलोप्स कार्व्ड हैं। पॉटरी। अगला इंपॉर्टेंट क्राफ्ट यहां का पॉटरी है, जो लार्जली व्हील मेड थे, ना कि हैंडमेड। सबसे कॉमन रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी थे। प्लेन पॉटरी ज्यादा कॉमन है दैन ऑर्नामेंटेड पॉटरी, और कुछ रेयर पॉलीक्रोम और इनसाइज्ड वेयर्स भी मिले हैं। पॉटरीज में ग्रेसफुल कर्व्स ज्यादा कॉमन हैं दैन स्ट्रेट और एंगुलर शेप्स। अदर्स। इन सब के अलावा यहां क्लॉथ मेकिंग में यूज होने वाले स्पिंडल व्हर्ल्स कई घरों में मिले, जो क्लॉथ मेकिंग के कॉमन प्रैक्टिस के इंडिकेशंस हैं। हड़प्पन्स बोट मेकिंग क्राफ्ट भी जानते थे, जिसका इस्तेमाल सी ट्रेड में होता था। यहां वेट्स एंड मेजर्स भी डेवलप्ड थे, जो शायद 16 के मल्टीपल्स में यूज होते थे। ये मेजरमेंट टेक्निक मॉडर्न इंडिया तक देखने को मिला, जहां 16 आना 1 रुपए होता था। सम इंपॉर्टेंट साइट्स। हड़प्पा। दोस्तों, हड़प्पा रवि के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। रवि के पास होने से इसको ट्रेड नेटवर्क्स, एक्वाटिक फूड और ड्रिंकिंग और कल्टीवेशन के लिए पानी का एक्सेस था। हड़प्पा ईस्ट से आने वाले ट्रेड रूट्स का मीटिंग पॉइंट भी माना गया है। यहां के मेजर एक्सकेवेशंस में ग्रैनरीज विद ब्रिक प्लेटफॉर्म, वर्कर्स के रूम्स, ब्रॉन्ज स्मेल्टिंग एटसेट्रा हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। हड़प्पा इकलौती ऐसी साइट है जहां कॉफिन बैरियल्स का एविडेंस मिला है। अगला साइट है मोहेंजोदड़ो, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन माउंड ऑफ द डेड है, और ये इंडस के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लरकाना में है। यहां पर द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रैनरी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति, स्टैच्यू ऑफ द बियर्डेड मैन, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न सील्स और वोवन कॉटन के पीसेस मिले हैं। मोहेंजोदड़ो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगला साइट है ढोलावीरा, जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करने का प्रपोजल भी भेजा है। ये लार्ज रेजर्वायर्स और इलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस है। चलिए अब समझते हैं हड़प्पन पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड थियरीज के बारे में। पॉलिटिकल सिस्टम। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतने पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के दौर में भी एक यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन की तरह एग्जिस्ट करता रहा और इतने वास्ट एरिया में फैल गया। थियरी ऑफ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी के हिसाब से
कुछ इतिहासकारों का मत है कि इंडस वैली का आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस और यूनिफॉर्म ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स यहां की रूलिंग क्लास की पावर को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि उनके पास मैसिव स्ट्रक्चर्स और ब्रिलियंट टाउन प्लानिंग के लिए लेबर और टैक्सेस मोबिलाइज करने की कैपेबिलिटी थी। यहां का पॉलिटिकल सिस्टम शायद एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, जिसकी वजह से ही आईवीसी कल्चर एक यूनिफॉर्म कल्चर था। इसके अलावा इन टाउन्स में मिले सिटाडेल्स ही शायद सीट ऑफ पावर थे और मोहेंजोदड़ो की ग्रेट ग्रैनरी स्टेट का ट्रेजरी, जहां टैक्स के रूप में कलेक्टेड ग्रेन्स रखे जाते थे। पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर हड़प्पन फेज में अपने चरम पर था और सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड भी। कई सारे शहर काफी अच्छे से फोर्टिफाइड थे और पूरा एरिया वेल पॉपुलेटेड। लेकिन यहां ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री के प्रूफ्स नहीं मिलते हैं, पर शायद एक स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि सोल्जर्स के डिपिक्शंस कई स्टोन्स में हैं। यहां किसी भी तरह के टेंपल का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस न मिलना यह इंडिकेट करता है कि शायद यहां प्रीस्ट्स का रूल नहीं था और पॉलिटी सेक्युलर थी। यहां के रूलर्स के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट था दैन कॉन्क्वेस्ट्स, और शायद ये रूलर्स लार्जली मर्चेंट्स थे। लेकिन पॉलिटी के बारे में ये इन्फरेंस कंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि दूसरी थियोरी के हिसाब से शायद यहां सिंगल सेंट्रलाइज्ड स्टेट नहीं था, बल्कि हड़प्पन सिटीज में अलग अलग रूलर्स थे जो हर अर्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करते थे, शायद वैसे ही जैसे मिडीवल इटालियन सिटी स्टेट्स जैसे फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोआ, मिलान एटसेट्रा थे। खैर, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए यह जरूरी है कि वहां की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पर बिल्ट हो। इसलिए अब हम चलते हैं यहां की इकोनॉमी की तरफ। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर। दोस्तों, इंडस वैली में एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, जिसका मेजर कारण इंडस वैली की फर्टिलिटी था। ये फर्टिलिटी इंडस के हर साल ओवरफ्लो की वजह से थी, जिसका एविडेंस बर्न्ड ब्रिक्स के वॉल्स में है जो फ्लड कंट्रोल के लिए यूज होते थे। इंडस वैली के मेन क्रॉप्स में व्हीट, बार्ली, राय, सेसमम, मस्टर्ड और पीज हैं। लेकिन लोथल और रंगपुर में राइस के एविडेंसेस भी हैं। आईवीसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शायद ये कॉटन प्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले लोग थे। बुने हुए कॉटन का एविडेंस हमें मोहेंजोदड़ो से मिला है और लगभग हर घर में स्पिंडल व्हील्स ये बताते हैं कि वीविंग एक कॉमन प्रैक्टिस थी। यहां किसी भी तरह के मेटल के हल या प्लाव का एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन राखीगढ़ी और कालीबंगा के प्लाउड फील्ड्स इंडिकेट करते हैं कि शायद वुडन प्लाउज से यहां प्लाउइंग होती थी और स्टोन के कटिंग टूल से हार्वेस्टिंग। इरिगेशन के लिए शौर्तुगाई के अलावा कहीं भी मेजर कैनाल्स का एविडेंस नहीं है, लेकिन छोटे वाटर टैंक्स जरूर थे। कालीबंगा के फील्ड्स ये भी बताते हैं कि वहां एक साथ 2 क्रॉप्स ग्रो की जाती थीं। इसके अलावा एनिमल डोमेस्टिकेशन भी कॉमन था, जिसमें ऑक्स, बफलो, गोट्स, शीप, पिग्स और हम्प्ड बुल मेन एनिमल्स हैं। यहां के लोग डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, राइनोस से भी अवेयर थे। डोंकी और कैमल्स का यूज प्लाउइंग और ट्रेड में होता था। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हड़प्पन्स हॉर्स से अवेयर नहीं थे, क्योंकि उस पर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। मोहेंजोदड़ो में एक टेराकोटा का हॉर्स लाइक क्रीचर और सूरकोटड़ा में हॉर्स लाइक एनिमल के स्केलेटन्स हैं, लेकिन ये दावा नहीं कर सकते कि वो हॉर्सेज ही हैं। खैर, विवाद से अलग ये तो साफ है कि फ्यूचर सिविलाइजेशन से अलग हड़प्पन सिविलाइजेशन हॉर्स सेंट्रिक बिल्कुल नहीं था। एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स भी हड़प्पन इकोनॉमी का क्रूशल कंपोनेंट था। तो आइए अब हम हड़प्पन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स। ग्रैनरीज में मिले सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट और वेट्स एंड मेजर्स यहां ट्रेड का इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। इस ट्रेड में लोथल इंपॉर्टेंट पोर्ट था जो गल्फ ऑफ खंबाट में है। ट्रेड लार्जली बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था, यानी कि यहां करेंसी यूज में नहीं थी। आईवीसी के कमर्शियल लिंक्स टाइग्रिस और यूफ्रेटीज रिवर्स तक मिलते हैं। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स मेलुआ नाम के सिविलाइजेशन का जिक्र करते हैं, जिसमें दिलमुन यानी बहरेन, कुवैत, कतर, ईस्टर्न सऊदी और मगन यानी ओमान इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइट्स थे। मेलुआ शायद इंडस वैली के लिए ही यूज होता था।
हड़प्पन्स के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग गुड्स में टेराकोटा पॉट्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, बीड्स, सीशेल्स, पर्ल्स, कलर्ड जेमस्टोन्स जैसे लैपिस lazuli और टर्कोइस इंक्लूडेड हैं। शोर्तुगाई लैपिस lazuli के लिए, लोथल कार्नेलियन ट्रेड, खेतरी माइंस कॉपर इंपोर्ट, अफगानिस्तान टिन और सिल्वर इंपोर्ट और साउथ इंडिया गोल्ड ट्रेड के लिए फेमस थे। चलिए अब समझते हैं कि हड़प्पा में सोसाइटी और रिलीजन के बारे में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें क्या जानकारी देते हैं। सोसाइटी, तो जानते हैं सोसाइटी के बारे में। यहां के समाज में शायद एक वेल एस्टैब्लिश्ड सोशल हायरार्की थी जो सिटाडेल और लोअर टाउन्स की एग्जिस्टेंस में दिखता है। सोशल डिफरेंशिएशन यहां के रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस में भी है। कुछ स्ट्रक्चर्स छोटे और कुछ बड़े हैं। गुड क्वालिटी सील्स और स्कल्पचर और पुअर क्वालिटी टेराकोटा फिगर्स भी यहां के सोशल डिफरेंशिएशन का इंडिकेशन है। वैल्यूएबल मटेरियल्स के रेयर ऑब्जेक्ट्स भी मोस्टली बड़े सेटलमेंट्स में मिले, यानी यहां एक रीजनल डिवाइड भी था। फॉर इंस्टेंस, फायांस के मिनिएचर पॉट्स सिर्फ हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो में हैं, लेकिन कालीबंगा जैसी साइट्स में नहीं। हड़प्पन्स के फैशन सेंस को भी काफी प्रेज किया जाता है, जो यहां के वाइड स्प्रेड बीड्स और ऑर्नामेंट्स में दिखता है। इन बीड्स में नेकलेसेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, ईयरिंग एटसेट्रा इंक्लूडेड हैं, जो प्रेशियस मेटल्स, जेमस्टोन्स, बोन्स और बेक्ड क्ले से बनते थे। बीड इंडस्ट्रीज चान्हुदाड़ो और लोथल में फ्लरिश कर रही थी। ये फैशन सेंस यहां के अलग अलग तरह के क्लोथ्स, हेयर स्टाइल्स और बियर्ड में भी दिखता है। लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स और फेस पेंट के एविडेंसेस भी हैं, जो मॉडर्न डे में भी फैशन आइटम्स हैं। रिलीजन की बात करें तो यहां ग्रेट बाथ के अलावा कोई और रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला, लेकिन यहां के लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बाकी के एविडेंसेस से इन्फरेंसेस निकाले जा सकते हैं। यहां कई सारे वुमेन टेराकोटा फिगरीन्स और एम्ब्रियो ऑफ वुमन का रिप्रेजेंटेशन शायद गॉडेस ऑफ अर्थ को दर्शाते हैं। हड़प्पन्स शायद अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह देखते थे और वर्शिप करते थे। इसके अलावा पशुपति महादेव भी शायद एक डेटी थे, जो एक सील में 3 हॉर्न्ड हेड के साथ यौगिक पोस्चर में दिखते हैं। इसके अलावा स्टोन के बने फैलस वर्शिप के एविडेंसेस भी हैं। हड़प्पन्स शायद ट्री वर्शिप भी करते थे, क्योंकि हमें एक डेटी का डिपिक्शन पीपल के ब्रांचेस में मिलता है। एनिमल वर्शिप का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस 1 हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील है। कई और एनिमल्स का सील्स में रिप्रेजेंटेशन भी एनिमल वर्शिप को इंडिकेट करता है। यहां एम्युलेट्स का मिलना बताता है कि शायद ये ईवल फोर्सेस में भी विश्वास करते थे। इन सब के बाद सवाल ये उठता है, क्या हड़प्पन कल्चर में लैंग्वेज का एग्जिस्टेंस था? चलिए आइए देखते हैं। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लैंग्वेज की बात करें तो ये एक प्रोटो हिस्टोरिक सोसाइटी थी, यानी यहां रिटन एविडेंसेस तो मिले, लेकिन स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई है। हड़प्पन्स ने आर्ट ऑफ राइटिंग को इन्वेंट तो किया, लेकिन ये शायद अंडर डेवलप्ड थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट लार्जली पिक्टोग्राफिक है, यानी उसमें अल्फाबेट्स की जगह डायग्रामेटिक सिंबल्स हैं। इनकी राइटिंग स्टाइल को बूस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं, जो राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। एंशिएंट सिविलाइजेशंस में बेरियल प्रैक्टिसेस को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए अब हम हड़प्पन बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे। द बेरियल प्रैक्टिसेस। मोहेंजोदड़ो में 3 तरह के बेरियल्स हैं: कंप्लीट बेरियल, फ्रैक्शनल बेरियल्स और पोस्ट क्रिमेशन बेरियल। फ्रैक्शनल बेरियल्स में डेड बॉडी को पहले वाइल्ड बीस्ट्स और बर्ड्स के लिए छोड़ दिया जाता था और बाद में बचे हुए बोन्स को बेरी किया जाता था। सबसे कॉमन बेरियल प्रैक्टिस थी एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन की, जिसमें हेड जनरली नॉर्थ की तरफ होता था। हड़प्पा में वुडन कॉफिन और रेडिश क्लॉथ में लिपटी बॉडीज मिली हैं और सूट कोटड़ा से पॉट बेरियल के एविडेंसेस। लोथल में डबल बेरियल का एविडेंस मिला है, जहां मेल और फीमेल बॉडीज को साथ में दफन किया गया था। इस पर्टिकुलर केस में फीमेल स्केलेटन में हेड इंजरी है, जिसके चलते क्लेम किया गया कि शायद यहां विडो सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिसेस थी, लेकिन बाद में राखीगढ़ी में 2019 में मिले डबल बेरियल में ऐसा कोई इंजरी नहीं मिला। ऐसे डबल बेरियल का वाइड स्प्रेड एक्सिस्टेंस न होना यह इंडिकेट करता है कि विडो सैक्रिफाइस की थियरी शायद वीक है।
इसके अलावा बेरियल्स में पॉटरी और बाकी के आर्टिफैक्ट्स जैसे बैंगल्स और बीड्स आफ्टर लाइफ में बिलीफ को इंडिकेट करते हैं। बेरियल्स के आर्टिफैक्ट में क्वालिटेटिव डिफरेंसेस यहां सोशल हायरार्की की थ्योरीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी हड़प्पा की सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की कहानी। लेकिन दोस्तों, इतनी मैग्निफिसेंट सिविलाइजेशन के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि ये मिस्टीरियस तरीके से खत्म हो गया। तो आइए समझते हैं हड़प्पन डिक्लाइन को। थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन। दोस्तों, हड़प्पन डिक्लाइन पर काफी विवाद है और 100% सर्टेनिटी के साथ कोई भी थ्योरी प्रूव्ड नहीं है। 1900 बीसी के आसपास कई इंडस सिटीज खाली हो गई और हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह प्रोसेस 1700 बीसी के आसपास स्टार्ट हुआ। एक थियरी के हिसाब से हड़प्पा का डिस्ट्रक्शन इन्वेडर्स ने किया। इसे आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थियरी कहा जाता है। कुछ एविडेंसेस बताते हैं कि लोगों ने अपने वैल्यूएबल आइटम्स घरों में छुपाने चालू कर दिए थे। यह शायद एक इन्वेजन के डर से था। 1920s में मोहेंजोदड़ो में 39 मेल, फीमेल और चिल्ड्रन के स्केलेटन्स मिले और यह प्रिडिक्ट किया गया कि शायद ये आउटसाइड इन्वेजन में मारे गए थे। लेकिन बाद में पता चला कि केवल 2 स्केलेटन्स में सोर्ड जैसे अटैक के मार्क्स हैं और वो भी पुराने घाव थे। इसके अलावा यहां किसी भी बैटल का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। हो सकता है कि मोहेंजोदड़ो के ये 39 लोग किसी डिजीज से मारे गए हों। आर्यन थियरी के ऊपर डिबेट्स आज भी जारी हैं, स्पेशली बायोलॉजी और जेनेटिक स्टडीज में। 2019 में जर्नल्स सेल और साइंस में पब्लिश्ड 2 स्टडीज ने आर्यन इन्वेजन थियरीज पर डिबेट फिर से शुरू किया। इन जर्नल्स में पब्लिश्ड स्टडीज का इंटरप्रिटेशन मीडिया में अलग अलग तरीके से हुआ। कुछ ने कहा कि इन स्टडीज ने आर्यन माइग्रेशन को डिस्प्रूव कर दिया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि इन स्टडीज का मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। स्क्रोल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से इन स्टडीज में इन्वॉल्व्ड मोस्ट स्कॉलर्स ने आउटराइटली आर्यन थियरी को रिजेक्ट नहीं किया है, एक्सेप्ट फ्यू। अगली थियरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हड़प्पन डिक्लाइन का जिम्मेदार बताती है। कहते हैं कि 1700 बीसीई में यमुना और सतलज दोनों पुराने कोर्सेज को अबैंडन कर नए कोर्स में फ्लो होने लगी और हाकरा घग्गर भी इसी दौर में ड्राई अप हो गई। इसके चलते यहां वाटर सप्लाई कम हो गया। इसके अलावा इस दौर में रेनफॉल भी कम हुई। सॉइल की फर्टिलिटी में रिडक्शन ने सीरियल प्रोडक्शन को कम कर दिया और अर्बन लोग स्टारवेशन से मर गए। कुछ स्कॉलर्स सडन फ्लडिंग को भी जिम्मेदार मानते हैं। रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट निशांत मलिक ने केओस एन इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ नॉनलीनियर साइंस में क्लेम किया कि क्लाइमेट चेंज हड़प्पा के डिक्लाइन का मेन कारण था। यह प्रिडिक्शन एक मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पर था। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जियोफिजिसिस्ट्स मनिका प्रसाद और आमोस नूर के हिसाब से अर्थक्वेक आईवीसी के डिक्लाइन का मेजर रीजन था। वैसे तो ये रीजन टेक्टोनिकली इनएक्टिव माना जाता है, लेकिन 2001 में हुए अर्थक्वेक एक्टिविटीज के बाद इन रिसर्चर्स ने हिस्टोरिक और करंट साइज्मिसिटी के डेटा को यूज करके कहा कि यहां अर्थक्वेक का इतिहास काफी पुराना है। इनका कहना है कि धोलावीरा में लगभग 2200 बीसीई और कालीबंगा में 2900 और 2700 बीसीई में मैसिव अर्थक्वेक्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। ट्रेड कोलैप्स थ्योरी की माने तो मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ट्रेड नेटवर्क्स कोलैप्स हो गए, जो आईवीसी के अर्बन सेंटर्स के डिक्लाइन का कारण बना। कारण कुछ भी हो, लेकिन यह फैक्ट है कि 1900 बीसीई से हड़प्पन सिटीज का ग्रैंडियर कम होने लगा और लोग इंडस वैली से शिफ्ट होकर बाकी के एरियाज में फैल गए, जहां पोस्ट हड़प्पन कल्चर का जन्म हुआ। यह हड़प्पा से काफी बैकवर्ड था। इसमें इंपॉर्टेंट कल्चर्स मालवा कल्चर, आहार कल्चर और जोरवे कल्चर हैं, जो प्राइमरीली चालकोलिथिक यानी कॉपर डोमिनेटेड सोसाइटीज थी और ये हड़प्पा से काफी अलग थीं। आईवीसी के बाद ऐसा प्रोमिनेंट सिविलाइजेशनल ग्रोथ हमें 1500 सालों बाद महाजनपद और मगध में दिखा, लेकिन तब तक लार्जली इंडियन सोसाइटी विलेज डोमिनेटेड ही रही। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके अचीवमेंट्स हमें आज भी इंस्पायर करते हैं।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।